सिगमंड फ्राइड के द्वारा पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में जो एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ये था कि इन्होंने पूरे ही शरीर को सेक्सुअल प्लेजर का सोर्स माना था। इनके द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दौरान शरीर के अलग अलग पार्ट्स को सेक्सुअल प्लेजर पर फोकस्ड मान करके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को बताया गया था और ऐसी स्थिति में उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट्स को इन्होंने इरोजीनियस जोन के तौर पर टर्म किया था। फ्राइड का ये मानना था कि हर स्टेज में प्राप्त होने वाला एक्सपीरियंस बच्चे के लिए आगे चल करके एडल्ट पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया है। इसमें सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का समय काल जन्म से लेकर के पहले साल तक होता है। इसमें जो इन्होंने मेन एरिया ऑफ डेवलपमेंट को माना वो था माउथ और माउथ एक्टिविटीज जैसे अंगूठे को चूसना, दूध को पीना, ये सारी एक्टिविटीज इन्होंने प्लेजर एक्टिविटीज के रूप में इसके अंतर्गत बताई। दूसरा स्टेज यहां पर आता है एनल स्टेज, जिसमें टाइम पीरियड जीवन का दूसरा साल बताया गया है, सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ फ्राइड के द्वारा बताया गया है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस स्टेज में एरिया ऑफ प्लेजर एनल या बटक रीजन को बताया गया। इसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है फैलिक स्टेज, और जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। यहां पर फ्राइड ने एरिया ऑफ प्लेजर जेनाइटल्स को बताया। टाइम पीरियड इस स्टेज का इन्होंने थर्ड ईयर की बिगिनिंग से लेकर के फिफ्थ ईयर के एंड तक बताया, और यहां पर ही इन्होंने अपना सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट दिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फ्राइड ने मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों का ही ओरिएंटेशन अपने मदर के प्रति होने की बात कही थी। आगे चल करके फ्राइड का ये कहना था ये जो ओरिएंटेशन होता है अपोजिट जेंडर पेरेंट के प्रति डेवलप हो जाता है, और ये डेवलपमेंट फिजिकल रिलेशंस को लेकर के होता है। फ्राइड का ये मानना था कि इस स्टेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन कॉम्प्लेक्सेस का सॉल्यूशन, इन कॉम्प्लेक्सेस को रिजॉल्व करना होता है, और इसका रिजॉल्वमेंट इस रूप में होता है कि मेल और फीमेल चाइल्ड सेम जेंडर के पेरेंट्स को अपने रोल मॉडल्स के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को उनके अनुसार डेवलप करने का प्रयास करने लगते हैं। अब बात करते हैं अगली स्टेज की, जो कि है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज का डेवलपमेंट 6th ईयर से प्यूबर्टी तक फ्राइड के द्वारा माना गया। इस स्टेज के अंतर्गत फ्राइड का ये मानना था कि टाइम पीरियड चाइल्डहुड और स्कूलिंग का होता है। यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर या प्लेजर पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क में डेवलप हो जाता है, और दोस्त बनाना, स्कूल का काम करना, क्रिएटिव चीजों को करना, इन सब चीजों के रूप में एक्सप्रेस होता है। इसके बाद अंतिम जो स्टेज इसमें मानी गई है वो है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज को इन्होंने प्यूबर्टी से रेस्ट ऑफ द लाइफ माना है इसका टाइम पीरियड, और यहां पर इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जेनाइटल स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर कि सेक्सुअल डिजायर्स को रिप्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस स्टेज का जो सॉल्यूशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो मैरिज करके, फैमिली को ग्रो करके व्यक्ति की लाइफ में होता है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के रूप में फ्राइड के कॉन्सेप्ट्स को बहुत बड़े स्तर पर अस्वीकार किया गया और उनकी आलोचनाएं हुई, और यही एक बहुत प्रमुख कारण भी बना कि क्यों फ्राइड की थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को आगे चल करके डिस्कार्ड कर दिया गया, और इनके अपने ही डिसिपल्स ने, अपने ही स्टूडेंट्स ने इनके अगेंस्ट जाकर के अपने दूसरे मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को दिया। ये बात और है कि आज फ्राइड की पर्सनैलिटी थ्योरी को महत्व नहीं दिया जाता है, साइकोलॉजी के फील्ड में डिस्कार्ड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एरिया में इसका स्थान फर्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के रूप में मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत प्रमुखता से स्वीकार किया जाता रहा है। अब बात करते हैं साइको एनालिसिस के डेवलपमेंट की। फ्राइड के द्वारा माइंड को 3 भागों में बांटा गया: कॉन्शियस,
सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फ्राइड का ये मानना था कि कॉन्शियस पार्ट वो होता है जो हमारे जागते समय एक्टिव रहता है, जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं और जो हमें हमारी जागृत अवस्था यानी कि कॉन्शियस स्टेज के दौरान अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करता है। अनकॉन्शियस के अंतर्गत फ्राइड ने यह माना कि ऐसे अनुभव, ऐसी डिजायर्स या ऐसी इच्छाएं जो कि हम सामाजिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, जो कि नैतिक रूप से सही नहीं होती हैं, सामाजिक या व्यवहारिक रूप से व्यक्त करने योग्य नहीं होती हैं, इन सभी को जिस मन के भाग में भेज दिया जाता है वो होता है अनकॉन्शियस पार्ट। अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट देते हुए फ्राइड ने कहा कि ऐसी वो सभी इच्छाएं जो कि सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती, सही नहीं मानी जाती हैं, इन सभी इच्छाओं, विचारों, भावनाओं को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इन सब को सप्रेस करके डाल दिया जाता है माइंड के उस पार्ट में जिसको कि अनकॉन्शियस कहते हैं। इसके अलावा फ्राइड का यह भी मानना था कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक उसका हर अनुभव, उसका हर क्षण उसके अनकॉन्शियस में स्टोर होता है। इस चीज को फ्राइड ने आइसबर्ग मॉडल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक हिमखंड का, आइसबर्ग का, जो कि समुद्र में तैरता है, जिसका ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा सा समुद्र में भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन जिसका नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा हो सकता है। सबकॉन्शियस के रोल को और पार्ट को माइंड में डिस्क्राइब करते हुए फ्राइड ने बताया कि सबकॉन्शियस का रोल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस यानी कि चेतन और अचेतन के बीच में ब्रिज का होता है। हमारे अंदर छुपी हुई हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, इन सभी के कॉन्शियस पार्ट में आने, खुद को अभिव्यक्त करने, या हमारी मेमोरीज जिनको हम रिकॉल करना चाहते हैं, हमारे अनुभव जिनको हम किसी विशिष्ट स्थिति पे याद करना चाहते हैं, उन सभी के हमारे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस भाग में आने का जो एक माध्यम होता है, वो जो एक ब्रिज होता है, वो सबकॉन्शियस सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया। साइको एनालिसिस के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने यह बताया कि मनुष्य के जीवन में आने वाले मानसिक विकार या डेवलप होने वाले मानसिक रोग, ये सभी अनकॉन्शियस में सप्रेस्ड उन डिजायर्स, उन एक्सपीरियंसेस का परिणाम होते हैं जिनको कि व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता और जो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम बनने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। इस तरह का व्यवहार जो कि व्यक्ति के अनकॉन्शियस में छुपे हुए मोटिव्स के कारण हो रहा होता है, वही असामान्यता का रूप धारण कर लेता है, एबनॉर्मल हो जाता है और मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इस प्रकार के मानसिक विकारों को, इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जिस साइकोथेरेपी को सिगमंड फ्राइड ने डेवलप किया, उसका नाम इन्होंने साइको एनालिसिस रखा। सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस साइकोथेरेपेटिक टूल के अंतर्गत दो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको कहा गया फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन के अंतर्गत साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के पास बैठ जाता था और उसको अपने मन में आने वाले हर विचार को बिना किसी रोक या बिना किसी फिल्टर के लिखने या कहने के लिए कहता था। इस रूप में क्लाइंट के द्वारा उसके मन में आने वाले हर विचार जो कि उसके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस से संबंधित हो सकता था, उसको व्यक्त किया जाता था और थेरेपिस्ट के द्वारा उन सभी विचारों को नोट करके, सुन करके इस चीज का पता लगाने का प्रयास किया जाता था कि उसके अचेतन के किस भाग या किस पार्ट में समस्या का सोर्स छुपा हुआ है। ड्रीम एनालिसिस के अंतर्गत थेरेपिस्ट यह करने का प्रयास करता था कि जो चीज क्लाइंट के द्वारा कॉन्शियसली फ्री एसोसिएशन के अंतर्गत अभिव्यक्त नहीं वो कर पाता था, वैसी स्थिति में थेरेपिस्ट के द्वारा क्लाइंट को एनकरेज किया जाता था कि सुबह उठने के बाद अपने रात के देखे हुए सपने को वो नोट करे और उसे ला करके थेरेपिस्ट को दिखाए। इसके पीछे साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट का ये मानना था कि हमारे सपने जो होते हैं वो हमारी अनकॉन्शियस की भूमि पे डेवलप होता है। हमारे दिन भर की गई क्रियाएं और अनुभव हमारे अचेतन में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं और वही रात में सपने के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत उस तरह की डिजायर्स भी होती हैं, उस तरह की इच्छाएं और भावनाएं भी होती हैं जिनको हम सामाजिक और नैतिक नियमों के कारण
भौतिक रूप से या कॉन्शियसली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन स्वप्न में इस प्रकार के किसी भी दबाव के ना होने पर वे स्वयं को अभिव्यक्त कर लेती हैं, स्वयं को एक्सप्रेस कर लेती हैं। और थेरेपिस्ट के द्वारा इन्हीं प्रकार की डिजायर्स, इन्हीं प्रकार की इच्छाएं जो कि सपने में एक अलग ही रूप रख करके आती हैं, उनको डिकोड किया जाता है, समझा जाता है और उन्हें समझ करके क्लाइंट की समस्या के स्रोत का, सोर्स का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो ये था साइको एनालिसिस पे हमारा वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद है इस वीडियो ट्यूटोरियल ने साइको एनालिसिस और सिगमंड फ्राइड की आइडियोलॉजी को समझने में आपकी मदद की होगी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और सिंपली साइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए इस प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं। याद रखें, मानवीय व्यवहार के मूलभूत सिद्धांतों और विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है क्योंकि ये सभी सिंपली साइकोलॉजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।